डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका नाम है गुड लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक प्रैक्टिसेस। इसमें हम बात करेंगे कि एचपीएलसी जब हम चलाते हैं और इसके साथ में एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या है। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम कंटेंट्स की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। देन सिग्निफिकेंस ऑफ गुड लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानेंगे और जो गुड प्रैक्टिसेस होती है अलग अलग एस्पेक्ट्स की, उसके बारे में जानेंगे। और एक कंप्यूटर कंट्रोल इन क्रोमेटोग्राफी, कंप्यूटर के क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, वो चीज़ हम इसमें समझेंगे। तो गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो मेन गाइडेंस है वो WHO TRS 1025 में दिया हुआ है, एनेक्चर 4 में, गुड क्रोमेटोग्राफिक प्रैक्टिसेस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें दी हुई है। उसी तरह से यूएसपी का जनरल चैप्टर है 621 में, जिसमें क्रोमेटोग्राफी के बारे में लिखा हुआ है कि क्रोमेटोग्राफी के क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ब्रिटिश फार्माकोपिया में अपेंडिक्स 3 में क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर एक चैप्टर है जिसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है। और आईपी में 2.4.14 और 2.4.13 ये दो चैप्टर्स है, जिसमें एक में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और एक में गैस क्रोमेटोग्राफी है, तो जिसमें हम जान सकते हैं कि आईपी ने क्या क्या रिकमेंड किया है। देन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे मेन है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम एचपीएलसी भी बोलते हैं। उसके बाद गैस क्रोमेटोग्राफी, उसमें जीसी बोलते हैं। और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी जिसके हम कहते हैं। उसके अलावा और कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है और आयन क्रोमेटोग्राफी भी होती है। तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें आज हम मेनली एचपीएलसी के बारे में बात करेंगे कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या क्या चीज़ करनी होती है, ये हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो गुड प्रैक्टिसेस में क्या क्या है? इक्विपमेंट, मोबाइल फेस, कॉलम, फिल्टर्स। पहले हम ये चार चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर हम इक्विपमेंट की बात करते हैं तो इक्विपमेंट शैल बी इंस्टॉल्ड इन अ क्लीन एंड कंट्रोल टेम्परेचर एंड आरएच एरिया। तो जहाँ पे भी हम अपना इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसको क्लीन एरिया में इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ पे डस्ट फ्री एरिया हो, और टेम्परेचर और आरएच जो है वो हमने कंट्रोल करके रखना चाहिए। देन हमने इसको जो है वाइब्रेशन फ्री प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। और कंप्यूटर जो हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए, उसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर होने चाहिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी सर्विस इंजीनियर्स इंस्टॉल करने आते हैं तो वो इसी चीज़ की डिमांड करते हैं कि जो भी आपका कंप्यूटर हो वो भी जेन्युइन हो, और उसके सॉफ्टवेयर जो आपका विंडो बेस्ड वगैरह चाहिए होता है वो भी जेन्युइन सॉफ्टवेयर हो। देन इंस्ट्रूमेंट को पीरियोडिकली हमने कैलिब्रेट करना होता है। अपनी जो भी एसओपी हम लोगों ने एचपीएलसी कैलिब्रेशन की बना रखी है, तो उसके हिसाब से आपने एचपीएलसी को पीरियोडिकली कैलिब्रेट करना हो चाहिए। इंस्ट्रूमेंट शेल बी कवर्ड अंडर एएमसी। ये प्रेफरेबल होता है कि जो भी आपके कीमती इंस्ट्रूमेंट्स है या जो भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके ऊपर बहुत सारी एनालिसिस डिपेंड करती है, जैसे एचपीएलसी है, जीसी है, एफटीआईआर है और यू विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जो मेन इक्विपमेंट्स है, ये सारे आपके एएमसी में कवर होने चाहिए। अगर आप एचपीएलसी कैलिब्रेशन के ऊपर अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा ही एक वीडियो पीछे मैंने पब्लिश किया था, तो आप चाहिए तो उसको रिफ़र कर सकते हैं। देन इक्विपमेंट में ही आगे बात करेंगे तो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट शैल बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ मेजर मेंटेनेंस और चेंज इन क्रिटिकल स्पेयर्स। तो जब भी हमारा कोई मेजर मेंटेनेंस होता है, सर्विस इंजीनियर कोई मेजर मेंटेनेंस करके जाता है, कोई चीज़ का ब्रेकडाउन हुआ है और उसके बाद में उसमें मेंटेनेंस होके और फिर इंस्ट्रूमेंट चालू हो रहा है, तो ऐसा रिकमेंडेड है कि सर्विस इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए कि इसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और उसके हिसाब से हमने रिकैलिब्रेशन कंसीडर करना चाहिए। या कोई क्रिटिकल स्पेयर्स चेंज होते हैं, जैसे कि लैंप चेंज हो गया है या फिर आपके पंप के कोई मेजर चीज़ें चेंज हो गई, तो आपको रिकैलिब्रेशन करना चाहिए। और IQ, OQ एंड PQ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शैल बी परफॉर्म्ड एंड रिमेन इन प्लेस।
तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है कि कोई भी इक्विपमेंट आपके पास में आता है या इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसके सारे क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। देन चेंज इन एनी मॉड्यूल और इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन देन इट शैल बी डॉक्यूमेंटेड थ्रू चेंज कंट्रोल। आपके जो अलग अलग मॉड्यूल्स इसमें होते हैं, अगर अलग अलग मॉड्यूल से इसका मतलब ये है कि उसमें आपका डिटेक्टर होते हैं, पंप्स होते हैं, कॉलम कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऑटो सैम्पलर होता है, इंजेक्टर्स होते हैं। तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है तो आपको सेलेक्टिव उसका क्वालिफिकेशन करना चाहिए और ये सारे जो चेंजेस है आपने चेंज कंट्रोल के थ्रू डॉक्यूमेंट करना चाहिए और उसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट अपडेट होना चाहिए। देन मोबाइल फेज़, तो दूसरा पार्ट जो आता है कि मोबाइल फेज़ जो इसमें हमें HPLC एनालिसिस करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि HPLC ग्रेड के सॉल्वेंट्स हमने यूज़ करने चाहिए, जो भी मेथनॉल है, एसीटोनाइट्राइल है या और भी दूसरे सॉल्वेंट्स है या पानी है, तो ये आपका HPLC ग्रेड का यूज़ करना चाहिए मोबाइल फेज़ प्रिपरेशन के लिए एज वेल एज डाइल्यूशंस के लिए। देन HPLC ग्रेड के केमिकल्स भी हमने यूज़ करने चाहिए जो बफर्स के लिए यूज़ करते हैं जनरली, जिसमें पोटेशियम और सोडियम बफर्स बनते हैं, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट और सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और भी डिफरेंट आयन पेयरिंग एजेंट्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। तो ये सारे HPLC ग्रेड के प्रिफर्ड होते हैं। जब भी हमारा मोबाइल फेज़ बन जाता है तो मोबाइल फेज़ बनने के बाद में इसको 0.45 माइक्रोन से मेम्ब्रेन फिल्टर से फिल्टर करना रिकमेंडेड है। देन मोबाइल फेज़ जब भी बनता है तो उसको सूटेबली डीगैस करना ज़रूरी है। अगर हम मोबाइल फेज़ को डीगैस नहीं करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपके लाइन में बबल्स आ जाएंगे। और कैरियर गैस ऑफ GC शैल बी ऑफ अप्रोप्रिएट प्यूरिटी। तो अगर आप इसी में क्रोमेटोग्राफी में GC की अगर बात करेंगे तो उसमें जो कैरियर गैस आपको लगती है वो अप्रोप्रिएट प्यूरिटी की यूज़ होनी चाहिए। जनरली लोग इंजीनियर्स जो रिकमेंड करते हैं वो आयोल्ड ग्रेड की रिकमेंड करते हैं जिसकी 99.9% प्यूरिटी होती है। देन मोबाइल फेज़ को ही कंटिन्यू करते हैं तो pH जो भी रिकमेंडेड होता है उसका ±0.05 के बीच में pH होना चाहिए। और होल टाइम हमने मोबाइल फेज़ के लिए स्टडी करके रखना चाहिए कि आपका जो मोबाइल फेज़ है वो कितने टाइम के लिए स्टेबल है। देन प्रिपरेशन रिकॉर्ड ऑफ मोबाइल फेज़ शैल बी मेंटेन्ड। जब भी आप मोबाइल फेज़ बनाते हैं तो डिफरेंट बफर्स के प्रिपरेशंस एज वेल एज एसीटोनाइट्राइल और बफर कौन से बैच का यूज़ किया, ये सारा आपको प्रिपरेशन रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि यानी इन फ्यूचर अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास में रिकॉर्ड्स हैंडी हो और सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड हो। देन थर्ड चीज़ की बात करेंगे हम कॉलम्स की। कॉलम स्पेसिफिकेशन शैल बी एज पर मोनोग्राफ। तो जो भी आपके मोनोग्राफ में फार्माकोपियल मोनोग्राफ में लिखा हुआ है या अगर आपका इन हाउस मेथड है तो इन हाउस मेथड में जो कॉलम का स्पेसिफिकेशन लिखा है उसी तरह से हमने कॉलम यूज़ करना चाहिए। देन IHID शैल बी असाइन टू कॉलम्स। तो ये गुड क्रोमेटोग्राफिक प्रैक्टिसेस की एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपके पास में कॉलम्स आते हैं तो उसको आप अपने इन हाउस सिस्टम के हिसाब से ID नंबर अलॉट करें और उसी ID नंबर को आगे जो भी आप फर्दर यूसेज करते हैं इन्वर्ट से लेके और डिस्ट्रक्शन तक के उसमें उसको ट्रैक करें। कोई भी कॉलम आपके पास में आने के बाद में उसको आपने क्वालिफाई करना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए आपने उसको परचेस किया हुआ है, जिस पर्पस के लिए आपने उसको प्रोक्योर किया है उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए जो भी आपका सिस्टम सूटेबिलिटी या क्वालिफिकेशन टेस्ट है उसको आपने करना चाहिए। देन कॉलम मैनेजमेंट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड विच इंक्लूड्स रिसीविंग, ID, क्वालिफिकेशन, यूसेज एंड डिस्कार्ड। तो आपका कॉलम मैनेजमेंट के जो रिकॉर्ड्स है डिफरेंट रिकॉर्ड्स इसमें आते हैं। एक तो आपके कॉलम की इन्वेंट्री होती है, जब आप उसको ID नंबर देते हैं तो उसका ID नंबर आता है। देन वो ID नंबर के जब यूसेज होता है तो यूसेज आपके कॉलम हिस्ट्री में रिकॉर्ड होता है और जब वो डिस्कार्ड होता है तो उसकी कॉलम हिस्ट्री में वो रिकॉर्ड हो जाता है कि ये कॉलम इस वजह से डिस्कार्ड हो गया। देन कॉलम्स जो है जनरली हमें जेन्युइन सप्लायर्स से ही ख़रीदने चाहिए क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कॉलम्स होते हैं और अगर हमें गलत कॉलम मिल गया तो हमारी एनालिसिस भी सफ़र होती है और हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। और हमें जो कॉलम का स्टोरेज करना चाहिए वो मैन्युफैक्चरर के
रिकमेंडेशन के हिसाब से करना चाहिए। जनरली मैन्युफैक्चरर जो है वो एसिटोनाइट्राइल वाटर के मिक्सचर में रिकमेंड करते हैं, और अगर नॉर्मल फेस का कॉलम होता है तो उसे 100% सॉल्वेंट में भी रिकमेंड करते हैं स्टोरेज के लिए। तो वो उस तरह से स्टोर करना चाहिए, और जब भी हम स्टोर करते हैं तो उसके दोनों तरह के प्लग्स लगे हुए होने चाहिए। देन ये प्रेफरेबल है कि कॉलम्स आपके जो है वो प्रोडक्ट डेडिकेटेड हो, कि यानी जो भी एक एपीआई या एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है उसके लिए आपने कॉलम डेडिकेट कर दिया, और आप अगर उसी कॉलम को अगर उस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं तो आपके एक तो कैरी ओवर्स वगैरह के और इसके चांसेस जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, और आपके कॉलम की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक ही तरह के मोबाइल फेज में और एक ही तरह के एनालिसिस पे चलता है। कॉलम को हमने यूज़ से पहले इक्विलिब्रेट करना चाहिए। इक्विलिब्रेट बोला को हम इसको कैसे चेक करते हैं, तो इक्विलिब्रेशन जो है वो जो हमारी बेस लाइन आती है वो जब हमें स्टेबल मिलने लगती है, स्ट्रेट स्टेबल लाइन, तो उसको बोलते हैं कि हमारा इक्विलिब्रेशन कॉलम का हो गया है। देन कॉलम शेल बी यूज्ड टिल द सिस्टम सूटेबिलिटी कंप्लाइज एज पर स्पेसिफिकेशन। तो हम कॉलम को तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आपका सिस्टम सूटेबिलिटी जो है वो कंप्लाई हो रहा है। आइदर वो 500 इंजेक्शंस में होता है या 1000 इंजेक्शन में होता है या 50 इंजेक्शन में ही हो जाता है। अगर आपका सिस्टम सूटेबिलिटी 50 इंजेक्शंस के बाद में कंप्लाई नहीं हो रहा तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन इन सिलेक्टिंग अल्टरनेट कॉलम इट शैल बी इंश्योर्ड दैट द डायमीटर, लेंथ, पैकिंग एंड पार्टिकल साइज, कार्बन लोडिंग एक्सेट्रा शैल बी एज पर द टेस्ट मेथड। तो जब भी हम अल्टरनेट कॉलम लेते हैं कि यानी जिसमें मेक चेंज हो गया है या, तो हमने उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो ये स्पेसिफिकेशंस दी हुई है कि जिसमें डायमेंशंस है, पार्टिकल साइज है, कार्बन लोडिंग वगैरह है, ये सारी जो है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम सैंपल मैनेजमेंट की, कि हम सैंपल मैनेजमेंट में हमने क्या करना चाहिए। तो जो भी हमारा पहले मेथड बनता है, जो एसटीपी हमारे पास में होती है, तो उसमें हमें एडिक्वेट डिटेल्स लाइक सोनिकेशन और स्टेरिंग टाइम, फिल्टर्स हमें कौन से यूज़ करना है वो, वॉल्यूम जो हमें डिस्कार्ड करना है फिल्ट्रेशन के टाइम पे, ये सब मेथड ऑफ एनालिसिस के पार्ट होने चाहिए। देन सैंपल शैल बी स्टोर्ड एज पर रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन। तो जो भी सैंपल है हमें वो रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन के हिसाब से स्टोर करने चाहिए। आइदर वो बना हुआ सैंपल हो या वो ड्राई सैंपल हो। देन सैंपल्स, प्रिपेयर्ड सैंपल्स जो है वो क्लियर एंड पार्टिकल फ्री होने चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी हम सैंपल बना लेते हैं तो सैंपल को जब वायल में लोड करते हैं उससे पहले हम 0.45 या 0.22 माइक्रोन के मेम्ब्रेन फिल्टर से इसको फिल्टर करते हैं, या जो भी रिकमेंडेड फिल्टर होता है उससे फिल्टर करते हैं ताकि इसको पार्टिकल फ्री कर सकें। देन सैंपल, स्टैंडर्ड, ब्लैंक और प्लेसिबो शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर मेथड ऑफ एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें जैसी मेथड में लिखी होती है उसी तरह से हमने बनाना होता है। देन इंजेक्शन सीक्वेंस विद द नंबर ऑफ रेप्लिकेट शैल बी मेंशन्ड इन मेथड ऑफ एनालिसिस। इसके लिए मेथड ऑफ एनालिसिस में हमने क्लियर कट लिखना चाहिए कि पहला हमको प्लेसिबो लगाना है, उसके बाद में स्टैंडर्ड के कितने इंजेक्शन लगाने हैं, फिर उसके बाद सैंपल के कितने इंजेक्शन लगाने हैं, और उसके बाद अगर ब्रैकेटिंग अगर लगाना है तो वो किस तरह से लगाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर जब हम सीक्वेंस लिख देते हैं कि किस सैंपल के कितने रेप्लिकेट्स लगाने हैं तो वो बहुत क्लियर हो जाता है एनालिसिस के लिए। देन सैंपल सीक्वेंस शैल बी नॉट लॉन्गर देन द स्टेबिलिटी ऑफ सैंपल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है कि जो हमारा सैंपल सीक्वेंस है उसका जो रन टाइम है वो आपके सैंपल सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन सैंपल्स प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्ड प्रिपरेशन शैल बी यूज्ड इन वैलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टेबिलिटी। तो ये हमने ध्यान रखना होता है कि जो भी हमने सैंपल और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की हुई है तो वो विद इन वैलिडिटी यूज़ हो जाए। वाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल ब्लैंक शैल बी वेरीफाइड बिफोर रनिंग द सीक्वेंस। सो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिससे आप बहुत सारी गलतियां अवॉइड कर सकते हैं कि जब भी आपका सीक्वेंस तैयार हो जाता है तो सीक्वेंस तैयार होने के बाद में जब सैंपल लोड कर देते हैं तो एक कोई भी बंदा सेकंड पर्सन आके उसको क्रॉस वेरीफाई कर दे तो हमारी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन सिस्टम सूटेबिलिटी एंड ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड शैल बी ए पार्ट ऑफ सैंपल सेट।
तो जो भी आप सैम्पल सेट बनाते हैं तो उसमें सिस्टम सुटेबिलिटी के इंजेक्शंस भी प्रोग्राम करने होते हैं और ब्रैकेटिंग के भी इंजेक्शंस प्रोग्राम करने होते हैं, तो वो भी हमने ध्यान रखना होता है। देन सैम्पल सेट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय वन पर्सन एंड वेरीफाइड बाय सेकंड पर्सन बिफोर स्टार्ट। तो जब हम पीछे बात कर रहे थे कि कोई भी एक एनालिस्ट जो है सैम्पल सेट बनाएगा और अगर उनका सुपरवाइज़र या सेकंड एनालिस्ट जो है उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं है कि हम पेपर पे जाके वेरीफाई कर दे रहे हैं उसको। अगर हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन हमारे गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। देन ट्रायल इंजेक्शन और सिस्टम चेक इंजेक्शन आउटसाइड द सीक्वेंस आर नॉट अलाउड। तो ये एक बहुत सारी लेबोरेटरीज़ में ये कॉमन एरर मिलता है कि लोग ट्रायल इंजेक्शन लगा के देखते हैं या सिस्टम चेक इंजेक्शन लगा के देखते हैं। तो हमें सीक्वेंस के बाहर पे कोई भी इंजेक्शन हमने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड इंजेक्शंस जब ये सिस्टम पे ऑडिटर्स को दिखते हैं तो ये आपके लिए एडवर्स ऑब्जर्वेशंस बन जाते हैं। देन आगे बात करेंगे हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स की। क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स में हमने क्या करना होता है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो है ये ऑथराइज पर्सन ने बनाना चाहिए। ये एनालिस्ट को इसका राइट नहीं होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफिक मेथड को वो बनाए। ऑथराइज पर्सन उसको बनाता है और इसको स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर से या मोनोग्राफ से एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए उसको फ्रीज करने से पहले। देन जब हम एक बार मेथड बनाते हैं तो हमेशा हमने उसी मेथड को डाउनलोड करना चाहिए। हमेशा एनालिसिस करते टाइम दूसरा मेथड नहीं बनाना चाहिए। और वाइल क्रिएटिंग द नेक्स्ट मंथ प्रोजेक्ट द मेथड ऑलरेडी यूज्ड शैल बी कॉपीड। और जब अपन नेक्स्ट मंथ का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्योंकि आपको मेथड भी कॉपी करने होते हैं, तो आपको नया मेथड बनाने की जगह जो आपने पुराना मेथड यूज़ किया है, जो पिछले महीने में मेथड यूज़ किया है, उसी को कॉपी करके कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे मेथड की और गलती होने के चांसेस कम हो। देन एनी चेंज इन मेथड शैल बी एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड। और जब भी कोई हमारे मेथड में चेंज होता है तो वो आपके एसटीपी के हिसाब से होना चाहिए और चेंज कंट्रोल में लिखा होना चाहिए कि ये मेथड में हमने ये चेंज किया है और वो किस वजह से चेंज किया है। देन आगे बात करेंगे एक्सेस एंड प्रिविलेजेस की। तो ये जब आप इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस करते हैं तो किसको क्या एक्सेस होनी चाहिए और अलग अलग लेवल की क्या क्या प्रिविलेजेस होनी चाहिए, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम जीएक्सपी के लेवल पे भी बात करते हैं। अल्कोआ प्लस में भी इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है इंडिविजुअल आईडीज़ फॉर ऑल एनालिस्ट सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर शैल बी प्रोवाइडेड। तो जो भी बंदा आपका एचपीएलसी पे एनालिसिस कर रहा है तो उसको अपनी इंडिविजुअल आईडी प्रोवाइड होनी चाहिए। वो कोई भी कॉमन आईडी से किसी भी काम को ना करे। देन अपडेटेड लिस्ट ऑफ आईडी विथ प्रिविलेजेस शैल बी अवेलेबल। तो जो आपके पास में ये सारा काम होने के बाद में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास में उस समय आपके कितने एनालिस्ट काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपके पास में अपडेटेड लिस्ट आईडीज़ की होनी चाहिए और उनको किसको क्या क्या प्रिविलेजेस दी हुई है वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। देन यूज़र शैल बी क्रिएटेड बाय एडमिन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सेक्शन इंचार्ज। तो जो भी यूज़र क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट होता है, आइदर आप एनालिस्ट लेवल पे करें या सुपरवाइज़र लेवल पे करें, तो ये यूज़र क्रिएट करने का काम जो है वो आपको एडमिन करता है बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेक्शन इंचार्ज। देन आईडी ऑफ पर्सन लिविंग कंपनी शैल बी डीएक्टिवेटेड। तो जो भी आईडी आपके कोई बंदा अगर कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसकी आईडी जो है वो हमने डीएक्टिवेट कर देनी चाहिए। और ये सारा हमने डॉक्यूमेंट करके रखना होता है कि हमने किसकी रिक्वेस्ट देके किसकी किसकी आईडी खुलवाई थी और उसके जाने के बाद में हमने कौन सी आईडीज़ डीएक्टिवेट करवा दी। और जब आईडीज़ डीएक्टिवेट करते हैं तो आपकी यूज़र की लिस्ट फिर से अपडेट होती है। देन यूज़र पासवर्ड शैल नॉट बी शेयर्ड। तो यूज़र पासवर्ड जो है आपने किसी को बताना नहीं होता है। देन पासवर्ड शैल बी चेंज पीरियोडिकली। ये एक जनरल प्रैक्टिस है जो लोग फॉलो करते हैं कि जो भी आपको पासवर्ड मिलता है वो
पीरियोडिकली आपने चेंज करने होते हैं। जनरली इसमें पासवर्ड के टाइम पे जो रेगुलेटर्स आते हैं या जो ऑडिटर्स आते हैं वो कंप्यूटर पे जाने के बाद आप लोगों से पूछते हैं कि भाई आपका पासवर्ड क्या है, आप बताओ, मैं लॉगिन करके देखता हूँ। तो उस टाइम पे आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना पासवर्ड ना बताएं और आप ऑडिटर को ये कहे कि सर पासवर्ड जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं लॉगिन करके आपको दे सकता हूँ लेकिन पासवर्ड डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप पासवर्ड और लोगों से शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन यूज़र शैल बी अलाउड टू कैरी आउट एनालिसिस ओनली। तो जो भी एनालिस्ट है या यूज़र्स है उसको केवल एनालिसिस करने का अधिकार होता है, बाकी चीज़ों का नहीं होता है। देन एक्टिविटीज़ लाइक ऑडिट ट्रेल रिव्यू, मेथड क्रिएशन और री इंटीग्रेशन शैल बी डन बाय रिव्यूअर। तो जो रिव्यूअर होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं वो ये एक्टिविटीज़ करते हैं कि ऑडिट ट्रेल का रिव्यू करना या नया मेथड बनाना या नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना या अगर कहीं री इंटीग्रेशन की ज़रूरत है तो री इंटीग्रेशन करना। तो ये सारे काम जो है वो आपके सुपरवाइज़र की आईडी से या रिव्यूअर की आईडी से किए जाते हैं। देन एडमिन राइट्स शैल बी प्रेफरेबली विथ आईटी डिपार्टमेंट एंड नॉट विथ यूज़र। तो ये तो एकदम क्लियर है कि अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसका एडमिन जो है वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल के बाहर जो है प्रेफरेबली आईटी होना चाहिए। बहुत सारी जगह पे जो है वो क्यूए में भी इसके एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो लोग भी एडमिन हो सकते हैं, लेकिन लोग प्रिफर करते हैं कि अगर आप आईटी को इसका एडमिन बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। देन ऑडिट ट्रेल शैल बी इनेबल्ड एट ऑल द टाइम। तो आपके इंस्ट्रूमेंट इस तरह से होने चाहिए कि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जैसे ही तो आपका ऑडिट ट्रेल जो है ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए और वो सारी चीज़ें आपका कैरी फॉरवर्ड करता रहे। देन कट कॉपी पेस्ट एंड डिलीट ऑप्शन शैल बी डिसेबल्ड। तो जनरली ये कंप्यूटर के जो कट कॉपी पेस्ट और डिलीट के ऑप्शंस होते हैं ये लोग डिसेबल कर देते हैं, जिससे कि फाइलें या प्रोजेक्ट जो है इधर उधर अननेसेसरी कॉपी और कट पेस्ट या डिलीट का ऑप्शन कोई यूज़ ना करें। देन एडमिन शैल लॉग द डेट एंड टाइम फंक्शन ऑन द सिस्टम इंक्लूडिंग टाइम जोन। तो एडमिन या तो सर्वर एडमिन हो या जो आपके आईटी से एडमिन्स है वो अगर स्टैंड अलोन सिस्टम है तो सारे सिस्टम्स पे ये इंश्योर करना होता है कि आपकी डेट और टाइम जो है लॉक हो और कंप्यूटर पे एक्सेस भी जो है थ्रू यूज़र्स हो। देन बात करेंगे ऑडिट ट्रेल्स की। तो ऑडिट ट्रेल्स क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ मैट डाटा दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशंस एसोसिएटेड विथ एक्शंस दैट रिलेट टू क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन ऑफ जीएक्सपी रिकॉर्ड। तो इसको हम ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। कि ऑडिट ट्रेल में हम अगर सीधे शब्दों में या आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो क्या होता है ऑडिट ट्रेल? ऑडिट ट्रेल ये रिकॉर्ड होता है कि किसने किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सारा जो रिकॉर्ड जहाँ पे होता है वो ऑडिट ट्रेल होता है। देन ऑडिट ट्रेल फंक्शन शैल बी अवेलेबल। तो जो भी आपके सॉफ्टवेयर से आजकल जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं स्पेसिफिकली HPLCs के लिए, तो ऐसे मेरे ख्याल से अब कोई सॉफ्टवेयर नहीं आ रहे जिसमें ऑडिट ट्रेल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा आता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप HPLC प्रोक्योर करते हैं तो आपके पास में ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन हो और वो इनेबल्ड हो। देन ऑडिट ट्रेल फंक्शन शैल बी केप्ट इनेबल्ड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम। ऑडिट ट्रेल का फंक्शन आपने इनेबल करना है और उसको थ्रू आउट लाइफ साइकिल इनेबल रखना है जब तक कि आपका इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। देन ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट शैल बी इंक्लोज्ड विद द बैच रिपोर्ट। तो ये जनरली आजकल की एक रिक्वायरमेंट हो गई कि जो भी ऑडिट ट्रेल की रिपोर्ट होती है, सीक्वेंस की ऑडिट ट्रेल, वो आप बैच के साथ में लगा दें। और कई जगह पे ऑडिट ट्रेल के जो रिपोर्ट्स का एक अलग से रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं जैसा हम लोगों ने SOP में स्पेसिफाई किया वैसा, लेकिन ऑडिट ट्रेल को निकाल के रिव्यू करना वो रिक्वायर्ड है। देन एट द टाइम ऑफ बैकअप कंप्लीट डेटा इंक्लूडिंग ऑडिट ट्रेल शैल बी कंसीडर्ड। तो जब आप बैकअप लेते हैं तो बैकअप लेते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि केवल आपको क्रोमेटोग्राफिक डेटा ही नहीं लेना है, उसका जो मैट डेटा है यानी जो ऑडिट ट्रेल्स का डेटा है इंक्लूडिंग मेथड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सारी के सारे आपको बैकअप लेना है। देन ऑडिट ट्रेल शैल बी पीरियोडिकली रिव्यूड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन ऑन सर्वर पब्लिक सिस्टम। तो
और ऑडिट ट्रेल की जो रिव्यू है वो आपका पीरियोडिकली किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जिसको क्रोमेटोग्राफिक प्रैक्टिसेस या HPLC सॉफ्टवेयर्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो, वो पीरियोडिकली रिव्यू करता रहे सर्वर पे एज वेल एज इंडिविजुअल सिस्टम पे भी। देन ऑल द पर्सनल शेल बी ट्रेन फॉर ऑडिट ट्रेल, और सारे पर्सन को ऑडिट ट्रेल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो इट इज़ प्रिफरेबल दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट शेल बी लिंक्ड टू अ नेटवर्क एंड सर्वर। तो ये प्रेफरेबल है कि जो आपका जितने भी HPLC सिस्टम्स है या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है आपके, वो एक सर्वर से जुड़े हो और नेटवर्क से कनेक्टेड हो। और अगर आपके स्टैंड अलोन सिस्टम है तो अप्रोप्रिएटली आपने मैनेज करने हैं। मैनेजमेंट क्या करना है इस स्टैंड अलोन सिस्टम्स में, आपको जो टाइम है वो मैनेज करना है कि टाइम आपका ठीक हो, लॉग्ड हो। यूज़र्स सारे कंप्यूटर पे आपको जनरेट करने होंगे जिस हिसाब से आप लोग यूज़ करते हैं, और ऑडिट ट्रेल इनेबल्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और इसके बैकअप्स वगैरह सभी के लेने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। देन सॉफ्टवेयर शैल कंप्लाई टू अल्कोआ प्लस एंड GXP प्रिंसिपल्स। तो जो हम ऑडिट ट्रेल इनेबलिंग की और इस सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ये अल्कोआ प्लस और GXP को कंप्लाई करने वाले प्रिंसिपल्स है। इन पीक इंटीग्रेशन ऑटो इंटीग्रेशन ऑफ द सीक्वेंस इज़ प्रिफर्ड। तो ये रिक्वायरमेंट है कि जब आप सीक्वेंस चला देते हैं तो एक बार सीक्वेंस आपका ख़त्म हो जाता है, तो रेदर देन मैनुअल इंटीग्रेशन आप उसको एक ही बार में ऑटो इंटीग्रेट करें एक ही मेथड से, तो आपको ये प्रिफर्ड है और ऐसा ही करना चाहिए। देन री इंटीग्रेशन और मैनुअल इंटीग्रेशन ऑफ द पीक्स शेल बी डन विद जस्टिफाइड रीजंस। जनरली ये मैनुअल इंटीग्रेशन या री इंटीग्रेशन की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपको एनालिस्ट इसको नहीं कर सकता है, वो सुपरवाइज़र के आईडी से सुपरवाइज़र लॉग इन करके और वो चेक करेगा कि भाई इसमें मैनुअल इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और वो मैनुअल इंटीग्रेट करके और जिस रीज़न से वो मैनुअल इंटीग्रेशन कर रहा है उसका रीज़न सिस्टम में एंटर करेगा। देन डेटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स, तो डेटा बैकअप शैल बी टेकन पीरियोडिकली। तो ये रिक्वायरमेंट है कि आप मंथली बेसिस पे या बहुत सारी जगह पे या सर्वर पे जो बैकअप होता है वो तो आपका डेली बेसिस पे होता है, और सर्वर से फिर दूसरा बैकअप भी आप पीरियोडिकली मंथली या वीकली बेसिस पे जिस हिसाब से आपका डेटा फ्लो होता है उस हिसाब से आप पीरियोडिक रख सकते हैं। देन बैकअप में आपका मेट डेटा भी आना चाहिए, जिसमें यानी ऑडिट ट्रेल वगैरह के सारे फंक्शंस जो है वो भी आपके बैकअप के साथ में कंसीडर होने चाहिए। देन बैकअप जो है वो 2 लोकेशन पे रखना होता है, एक तो आप प्लांट के अंदर रखते हैं बैकअप, और एक जो है वो आपको प्लांट के बाहर भी रखना चाहिए, क्योंकि इन केसेस ऑफ एनी हैज़ार्ड, जैसे फायर हैज़ार्ड हो जाता है या कहीं भूकंप आ जाता है या कहीं पे आपको बाढ़ आ जाती है, तो इससे यानी जब आपका डेटा सारा एक लोकेशन पे अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपके सेकंड लोकेशन पे वो डेटा सिक्योर्ड हो। देन 1 लोकेशन शेल बी आउट ऑफ प्लांट, ये हमने बात कर ली है। रैंडम रिस्टोरेशन ऑफ द बैकअप डेटा शेल बी वेरीफाइड, तो ये हमने वेरीफाई करना होता है कि जो भी आपका बैकअप डेटा है उसको रैंडमली आपने रीस्टोर करके देखना चाहिए, और रीस्टोर करके जो हमने बैकअप ले रखा है वो रीस्टोर करने के बाद में जो वैल्यूज़ आपको एक्सपेक्टेड है या जो जिस तरह से आपको आउटपुट एक्सपेक्टेड है वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमने चेक करना चाहिए। देन बैकअप ऑफ डेटा शेल बी टेकन बाय IT एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेम शेल बी मेंटेन्ड। तो जनरली IT डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी सिस्टम्स है या सर्वर्स है उनका बैकअप ले और इसको डॉक्यूमेंट करे कि आपने कब कब बैकअप लिया और उसको वेरीफाई किया। देन क्रोमेटोग्राफिक एडजस्टमेंट, तो ये जैसा फार्माकोपियाज में सभी में दिया हुआ है कि आप क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में क्या क्या एडजस्टमेंट फार्माकोपिया आपको अलाउ करती है। तो कॉलम लेंथ में जो है -25 टू +50% ऑफ द प्रिस्क्राइब, तो अगर 100 दिया हुआ है तो -25 mm आप कम कर सकते हैं और 50 mm बढ़ा सकते हैं। देन स्टेशनरी फेस में कोई चेंज अलाउड नहीं होता है, कि जो स्टेशनरी फेस वाला तो जो भी पैकिंग है रिकमेंड करते हैं, जैसे C8 रिकमेंड करते हैं या C18 रिकमेंड करते हैं, तो वो पैकिंग में कोई चेंज अलाउड नहीं होता है। देन कॉलम टेम्परेचर में +-10 डिग्री सेंटीग्रेड का +- हो सकता है, और फ्लो रेट में जो है +-50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड, ये हम कर सकते हैं। देन pH में +-0.2
वेवलेंथ में कोई चेंज अलाउड नहीं होता है। देन मोबाइल फेज में माइनर कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज ±30%, लेकिन एब्सोल्यूट का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बफर का ±10% इतना चेंज अलाउड है। तो ये जनरली जो कंडीशंस आपके फार्माकोपिया में दी हुई है वही कंडीशंस है। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो डिस्कशन गुड लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक प्रैक्टिसेस के बारे में। आशा है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और लोगों से भी शेयर करें ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके इसका। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।